हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीपीएससी मेंस के लिए जो भूगोल वाला पार्ट है उसके जो 2 मार्कर क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो 2 मार्कर है वो है भूगोला शब्द। आपसे 2 मार्कर में पूछा जा सकता है। तो भारतीय भौगोलिक साहित्य में भूगोला शब्द का सबसे पहले प्रयोग सूर्य सिद्धांत में किया गया था और पृथ्वी की सतह की अवधारणा जो कि भारतवर्ष, उसकी भूमि, गांव और नगर नियोजन के संबंध में पूर्वजों की एक अवधारणा है। अगर आपसे भौगोलिक ज्ञान के स्रोत पूछे जाएं, व्हाट इज़ द रिसोर्स ऑफ जोग्राफिक नॉलेज, तो उसमें आप बता सकते हैं कि रामायण में, महाभारत में, पाली साहित्य में, जातक के टीका में, खुदाई से प्राप्त सामग्री और वैदिक कालीन ग्रंथ में आपको भौगोलिक ज्ञान के रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं। अब अगर आपसे जो महान ऐसे गणितज्ञ रहे हैं, ज्योग्राफी वाले विशेषज्ञ रहे हैं, उनके क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे आर्यभट्ट अगर आपसे पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं कि पृथ्वी को गोला भी पिंड बताया आर्यभट्ट ने। भारत में भूगोल शब्द प्रतिपादित करने का श्रेय भी आर्यभट्ट को जाता है और पृथ्वी की परिधि की लंबाई भी आर्यभट्ट के द्वारा बताई गई। अब इसमें बताया गया कि पुराण और प्राचीन वैदिक पाठ के अनुसार पृथ्वी पर कितने द्वीप हैं। ये क्वेश्चन पूछ चुका है एमपीपीएससी। तो जम्बूद्वीप, कुशद्वीप, प्लाशाद्वीप, पुष्कर द्वीप, सतमाली द्वीप, क्रांकरा द्वीप और शक्द्वीप, ये प्रमुख जो हैं 7 द्वीपों का वर्णन किया गया है। इस तरीके से आप ये फ्लो चार्ट बना के इसका आंसर लिख सकते थे। फिर वैदिक पाठ के अनुसार ब्रह्मांड के तत्व बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि 5 तत्वों से मिलकर हमारा ब्रह्मांड बना है, जिसमें पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश और जल, इन 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है हमारा ब्रह्मांड। या फिर इसमें जैसे वायु, जल, अग्नि, मिट्टी और आकाश को बताया गया है। वैदिक पाठ में ग्रह, तो 9 ग्रहों की अवधारणा हम पढ़ते आए हैं अभी तक, वही है इसका आंसर। वराहमिहिर भारत के प्रमुख खगोल शास्त्री। तो वराहमिहिर के बारे में बताना है कि इन्होंने ग्रहण, जो हम सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण की परंपरा देखते हैं, वो वराहमिहिर के द्वारा बताई गई। और वराहमिहिर के द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया था कि एक ही मास में सूर्य और चंद्र ग्रहण हो तो अनर्थकारी होता है। फिर पुराणों के 3 प्रमुख विषय कौन कौन से हैं। तो सर्ग, जगत की सृष्टि बोला गया है इसे। प्रतिसर्ग, इसे प्रलय के पश्चात जगत की पुनः उत्पत्ति बताया गया है। और तीसरा है मनवंतर, ये महायुग के बारे में बताया गया है। फिर पुराण के अनुसार भौगोलिक विवरण। पुराण का भौगोलिक विवरण तो पृथ्वी की उत्पत्ति, सृष्टि रचना, पृथ्वी के विभिन्न भागों और प्राकृतिक आधारों पर विभाजन के अनुसार बताई गई है। फिर यहाँ पर बताया गया अर्थशास्त्र के बारे में लिखना है आपको। तो ये चाणक्य या कौटिल्य के द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है, जिसमें राजनीति, अर्थव्यवस्था, नीति संबंधी विवेचन के बारे में विवरण मिलता है। इसके साथ साथ कृषि व्यवस्था, व्यापार, समाज आदि संबंधों के बारे में विवरण मिलता है। अब हम भारत की जो भौतिक भू आकृति है उसके बारे में हिमालय, उत्तर भारत के विशाल मैदान और प्रायद्वीप नदियों के क्वेश्चन देखेंगे। जैसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला। उत्तरी पर्वत श्रृंखला को यदि आपको 2 मार्कर में बताना है तो हम इसको ऐसे बता सकते हैं कि वह पर्वतीय महान हिमालय पर्वत श्रृंखला का एक भाग जो निर्माण करता है। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय पर्वत भूगार्विक रूप से नवीन एवं नवीनीकरणीय मोरदार पर्वत श्रृंखला है। इसे आप इतनी टिपिकल लैंग्वेज में ना लिखकर आप अपनी लैंग्वेज में भी इस आंसर को लिख सकते हैं। ट्रांस हिमालय के बारे में बताना है तो सबसे पहले तो हम बताएंगे कि हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है। इसका निर्माण अवसादी चट्टानों के द्वारा हुआ है। इसकी पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। आप इस तरीके से मैप बना के भी श्रेणियों को डायग्राम के थ्रू बता सकते थे। फिर सियाचिन के बारे में पूछा जाए तो ये काराकोरम श्रेणी या ट्रांस हिमालय की श्रृंखला के अंतर्गत आता है। लंबाई 76 किलोमीटर है। और ये लाइन सबसे महत्वपूर्ण है लिखना कि विश्व की सबसे जो ऊंचा युद्ध स्थल है वो कौन सा है, वो सियाचिन है। K2 के बारे में पूछा जाए तो ये ट्रांस हिमालय की श्रेणी है। भारत की सबसे ऊंची और विश्व की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? K2 है। इसकी जो लंबाई है वो 8611 मीटर है और इसके अन्य नाम के रूप में गॉडविन ऑस्टिन के नाम से इसको जाना जाता है। राकापोशी ये लद्दाख श्रेणी में स्थित है और विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढलान वाली चोटी राकापोशी है। फिर अगर हम बृहद या महान हिमालय के बारे में बताते हैं तो बृहद और महान हिमालय का निर्माण जो हुआ था वो ओलिगोसीन युग में हुआ था। सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक, नदी के मध्य में इसका विस्तार है।
अगर हम बृहद हिमालय की चोटियों की बात करते हैं तो माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी इसकी प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं और इसके अन्य नाम इसे आंतरिक या हिमाद्री हिमालय के नाम से जाना जाता है। फिर आता है लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय। अगर आपको इसको डिस्क्राइब करना है तो सबसे पहले हमें इनका ओरिजिन बताना होगा कि इनका निर्माण कहाँ से हुआ है। तो जो लघु हिमालय की बात करते हैं तो ये मध्य मायोसीन युग से इसका निर्माण हुआ है। इसका जो विस्तार है वो बृहद हिमालय के दक्षिण तक में है। इसकी जो श्रेणियां हैं उसमें पीर पंजार, धौलाधर, नागा टिब्बा और महाभारत श्रेणियां आती हैं। और इसमें जो छोटे छोटे घास के मैदान होते हैं उसे मर्ग, मतलब कश्मीर में मर्ग कहा जाता है और उत्तराखंड में से बुग्याल के नाम से भी जाना जाता है। आपको यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि मर्ग और बुग्याल क्या है, तो आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर है बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय या इसे निम्न हिमालय के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो निर्माण हुआ था वो प्लायोसीन युग में हुआ था। फिर बहुत सारे ऐसे 2 मार्कर के अन्य क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, जैसे एल नीनो क्या है, ला नीनो क्या है। तो ये प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर एल नीनो के बारे में पूछा जाए तो पूर्वी प्रशांत महासागर के पेरू के तट से इसकी उत्पत्ति होती है। इसका जो टेन्योर होता है वो 5 to 10 ईयर्स के अंतराल में ही आता है और 25 दिसंबर को उत्पन्न होने के कारण इसे ईशा की शिशु भी कहा जाता है या चाइल्ड ऑफ क्राइस्ट के नाम से भी जाना जाता है। और इसका प्रभाव सूखे की स्थिति के रूप में या फिर मौसम की प्रतिकूलता के रूप में देखने को मिलता है भारतीय उपमहाद्वीप में। यही इसका अपोजिट होता है ला लीना। ला लीना हमेशा याद रखिए, जो एल नीनो है वो हमारे क्लाइमेट के लिए अच्छा नहीं रहता, बट अगर हम इसका अपोजिट देखें जो ला लीना होता है वो क्लाइमेट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो ला लीना एल नीनो का विपरीत रूप है। ये पूर्वी प्रशांत महासागर के पेरू के तट पर इसकी उत्पत्ति होती है। इसमें ठंडी महासागरीय नियमित जलधारा है और ये भारत में बाढ़ जैसी स्थिति निर्मित करती है। फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। पश्चिमी विक्षोभ क्या होते हैं? तो ये भारतीय उपमहाद्वीप में सर्दियों के समय पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवेश करते हैं, भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं और भारत में पश्चिमी जेट प्रवाह के द्वारा जो शीतकालीन वर्षा उत्तर भारत में होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। इसके प्रभाव क्या है ये भी पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन है कि चेनाब की 3 सहायक नदियों के नाम। तो आपको गंगा, यमुना, सरस्वती जो महत्वपूर्ण बड़ी बड़ी नदियां हैं उनके नाम, मतलब उनको 2 मार्कर में तैयार कीजिए कि यहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। जैसे अगर हम चेनाब की बात करते हैं तो सबसे बड़ी सहायक नदी है मुरुसुदर, झेलम और रावी इसकी अन्य सहायक नदियां हैं। करेवा मिट्टी पूछा है तो आप सभी जानते हैं करेवा मिट्टी ये कश्मीर में मिलेगी आपको। तो कश्मीर घाटी के हिमानी निक्षेप में ये मिट्टी मिलती है। इसकी अवस्थिति पूरे कश्मीर में है और जाफरान की खेती के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मिट्टी होती है। प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इसी तरीके से हम यूनिट वाइज जो है 2 मार्कर क्वेश्चन सारे यूनिट के कवर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।